ये शुरू होता है, वो खुद सोचतानी जारी है और भोजन की कमी ने युद्ध शुरू कर दिया है। मैक एक लड़का है जो अंतिम सेक्टर से बच गया। वो येओ के समूह का सदस्य है। वो समूह में सबसे छोटा था और उसने अपनी दृढ़ता से अपना वजन खींच लिया। लेकिन दुर्भाग्य से मैक बेजान पाया गया। येओ के समूह ने इस हार को गंभीरता से लिया, लेकिन हर कोई जानता था कि वो मर गया क्योंकि वो सबसे कमजोर था। येओ और सांग ने मैक की मौत का बदला लेने की कसम खाए। उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा करने की योजना बनाई। वोल जानता है कि अगले समूह में से सबसे कमजोर समूह को हटा दिया जाएगा। मैक के बाद सांग के समूह से एक सदस्य आया। ये तो अभी शुरुआत थी। हर रात कोई न कोई बेजान मिलता था। कोई येओ के समूह से, कोई जंग के समूह से, कोई सांग के समूह से और कोई कान के समूह से। सारा भरोसा खत्म हो गया और हर कोई वहशी बन गया। इस बीच वोल को भोजन की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास हमेशा उसका गुप्त काय रहेगा। वो अभी भी इस स्वाद का आदी नहीं हुआ है, लेकिन जीवित रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अब तक अन्य लोग वोल के अंधेरे कमरे तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये बदलने वाला है। वोल को हॉल के नीचे से आवाजें आती सुनाई देती है। वो उनमें से कम 4 को महसूस करता है और वो उनके इरादों को जानता है। कोई भी बिना कुछ लिए अंधेरे में नहीं चलता। जंग और उसके समूह के कुछ सदस्य वोल को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जंग को लगता है कि बदला लेने का ये सही समय है। लेकिन जब वे चल रहे थे, जंग के एक सदस्य को अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। सांप के दूर खिसकते ही वो जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर सांप के जहर को सहन नहीं कर सका और वो जल्दी ही मर गया। जंग क्रोधित हो जाती है और वोल के लिए चिल्लाने लगती है। वोल एक सदस्य के पीछे चुपचाप घुस जाता है और उसका गला घोंट देता है। जंग अब और भी अधिक क्रोधित है और वोल को अपने दोस्त को जाने देने का आदेश देता है। वोल सोचता है कि 1 सेकंड के लिए उसकी जान लेना अच्छा विचार होगा या नहीं, लेकिन फिर वो अपनी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। वोल ने जंग के सभी आदमियों को खत्म कर दिया है और जंग आखिरकार उस पर टूट पड़ती है। वो हर हमले के साथ खाली आता है और वोल हार जाता है। वोल उसके पीछे चुपचाप आता है और कहता है कि इस बार वो सिर्फ एक आंख नहीं लेगा। जंग थोड़ा घबराता है, लेकिन वोल को इंतजार करने के लिए कहता है। वो वोल के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है और सेना में शामिल होने की पेशकश करता है। इससे वोल भ्रमित हो जाता है, लेकिन जंग का तर्क है कि वोल उसके बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जंग को लगता है कि वोल को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उसने उसका अनुचर बनने के लिए सहमति जताई। वोल उसके पास आता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। जंग आखिरी बार अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वोल को इसकी कोई परवाह नहीं है। वोल नीचे झुकता है और जंग पर एक बड़ा अपरकट छोड़ता है। वो जंग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसका गला घोंट देता है। वोल खुद से कहता है कि उसने जंग की जान इसलिए ली क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी बहुत कमजोर है। जंग और उसके विश्वासपात्रों के साथ वोल की मुठभेड़ के बाद उसके बाकी समूह को भंग कर दिया गया था। अन्य नेताओं को पता था कि यह वोल का ही काम होगा। नेता चर्चा करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वोल कितना मजबूत हो सकता है। एक बात जो वे जानते हैं वो ये है कि वे उसके दुश्मन नहीं बनना चाहते। सैन अपने समूह के साथ चर्चा करना जारी रखता है कि समस्या कितनी दूर हो गई है। भोजन वितरण का कोई समाधान नहीं हो रहा है। लोग भोजन सुरक्षित करने के लिए हत्या कर रहे हैं। आखिर में हर कोई हत्यारा बन गया और वे अब जानते हैं कि वोल ने जंग को बाहर कर दिया है। कोई भी उसे नहीं छुएगा। सैन अपने समूह की ओर मुड़ता है और उन्हें आदेश देता है कि वे वोल के साथ कुछ भी करने के बारे में सोचे भी नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक भयावह कुछ भी नहीं है जिसके पास सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। सैन का समूह उसके तर्क को समझता है। तभी ग्रुप का एक और सदस्य दौड़ता हुआ आता है। उनका कहना है कि येओ के समूह के 2 बच्चों को भगा दिया गया है और उनके पास आलू है। लड़के का कहना है कि इसे खाने से पहले उन्हें जल्दी करनी होगी। सैन को विश्वास नहीं हो रहा है कि वे आलू के लिए क्या करने वाले हैं, लेकिन वो सभी को तैयार होने के लिए कहता है। सैन और उसका समूह लाल घर की ओर जाते हैं और इस जोड़े को उनके आलू के साथ देखते हैं। समूह आगे बढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि वे स्पष्ट रूप से आलू के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सैन उन्हें हमला करने का आदेश देता है। जोड़ा देखता है कि समूह उनकी ओर दौड़ रहा है और वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैन को कुछ बुरा लगता है। तीसरे स्थान पर रहने से उन्हें नुकसान हो रहा है। आलू पकड़े हुए बच्चों में से एक सीटी बजाकर संकेत भेजता है।
और येओ के समूह के सदस्य हमला करने के लिए बाहर आते हैं। जब उन्हें मार पड़ती है तो सैन अपने समूह के लिए चिल्लाता है। सैन अपने समूह को पीछे हटने की कोशिश करता है क्योंकि वे एक जाल में फंस गए हैं, लेकिन सैन के पीछे और भी सदस्य उसकी ओर दौड़ रहे हैं। सैन की परिक्रमा की जाती है और येओ बाहर आता है। गाना। वे जानते हैं कि उनके पास अभी खाने के लिए मुंह की मात्रा कम करने की क्षमता है। सैन विनती करता है कि वे कम से कम उसकी जान तो बख्श दें। येओ कहती है कि वो चाहती है लेकिन वे इतना खाना नहीं खरीद सकते। सैन चिंतित हो जाता है और येओ कहता है कि अगर वो उसकी जगह पर होता तो उसने भी ऐसा ही किया होता। येओ दूर हो जाती है और अपनी टीम को उन सभी को खत्म करने का आदेश देती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो ऊपर देखती है और देखती है कि वोल अभी भी दूर से देख रहा है। वोल ने येओ की कुछ रणनीतियां सीख ली हैं। इलाके, विभिन्न शॉर्टकट और तरकीबों और बिल्डिंग प्लेसमेंट का उपयोग करके लड़ाई, जो सक्षम सुरक्षा होने तक घुसपैठ को असंभव बना देती है। येओ ने इस क्षेत्र का ठीक उसी प्रकार उपयोग किया जिस प्रकार इसे बनाने वाले इसका उपयोग करना चाहते थे। वोल का मानना है कि वे उन्हें इलाके की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई बड़ा घर है तो इसका मतलब है कि यह एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के बड़े कबीले की जागीर है। यदि वे इस स्थान पर लापरवाही से हमला करते हैं तो परिणाम बड़े पैमाने पर होंगे। उनने निष्कर्ष निकाला कि इसीलिए वे उनका उपयोग कर रहे हैं। वे ऐसे उपकरण हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दिया जा सकता है। उन्हें नरक में डाल दिया गया और उनका स्वभाव नष्ट कर दिया गया। उन्हें हत्यारे के रूप में खड़ा किया जा रहा है। सैन और उसके समूह को खत्म करने के बाद येओ के समूह के सदस्य खुशी मना रहे हैं। वे येओ की टीम में आकर खुश हैं और येओ का मानना है कि अब कोई भी उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन दूर से मिन परेशान है। वो परेशान है कि हर कोई हत्या करने का आदी हो गया है। मिन को समझ में नहीं आता कि वे अपने हाथों पर खून लगाकर इतनी आसानी से कैसे खा सकते हैं। इस बीच छत खुलने लगती है। हर कोई हैरान है क्योंकि ये डिलीवरी सामान्य से थोड़ा पहले हुई है। येओ अपने समूह को यथासंभव अधिक भोजन सुरक्षित रखने का आदेश देती है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उन्हें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन मिलेगा। लेकिन वो अपनी आंख के कोने से वूल को देखती है। वो हर किसी की तरह उत्साहित नहीं है और किसी चीज से थका हुआ लगता है। और जब येओ पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वूल के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था। भोजन की टोकरी के बजाय नकाबपोश लोग छेद से नीचे कूद गए हैं। हर कोई एक पल के लिए भ्रमित हो जाता है लेकिन फिर नकाबपोश तुरंत उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे हर कोई पिट रहा है। ऊन लेट जाती है और आड़ ले लेती है। वो कोई कदम नहीं उठाने का फैसला करता है क्योंकि वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता है। वूल को तब असली लोगों का पता चलता है जो नकाबपोश लोगों को आदेश दे रहे हैं। असली लोग पिटाई रोक देते हैं और नेता अपना परिचय प्रथम तलवार के रूप में देता है। वो बच्चों से घोषणा करता है कि उनका जीवन अब उसके हाथों में है और कोई अपवाद नहीं है। येओ का एक सदस्य विरोध करने की कोशिश करता है और उसे तुरंत परिणाम भुगतना पड़ता है। वूल मुंह बना लेता है क्योंकि वो जानता है कि चीजें बदलने वाली हैं। बाद में असली लोग गांव में बंद दरवाजे के पीछे मिलते हैं। वे अभिशाप विष पर चर्चा कर रहे हैं। जब आप जहरीले जीवों को एक जार में रखते हैं तो वे एक दूसरे को तब तक खाएंगे जब तक केवल एक ही न रह जाए। जो आखिरी बचा है उसके पास सबसे शक्तिशाली जहर है। असली लोग सबसे शक्तिशाली जहर वाले समूह में बच्चे का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड पूछता है कि बच्चों में से किस पर ध्यान देना उचित है और उसका सहयोगी सेकंड स्वॉर्ड जवाब देता है, येओ। वो सबसे बड़े समूह का नेतृत्व करती है और दूसरों पर उसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। यदि वे उसकी भावना को नहीं कुचलते हैं तो भविष्य में उससे निपटना बहुत कठिन हो जाएगा। फर्स्ट स्वॉर्ड की मांग है कि येओ को विशेष ध्यान मिले। वो नहीं चाहता कि वो बगावत का सपना भी देखे। द सेकंड स्वॉर्ड का कहना है कि सॉन्ग और कांग भी अपनी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट के कारण ध्यान देने योग्य है। फिर पहली तलवार एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति से पूछती है, सेक्टर 1 ऊन। दूसरी तलवार उसे सूचित करती है कि वूल अभी भी जीवित है। फर्स्ट स्वॉर्ड प्रभावित है क्योंकि सेक्टर 1 में भोजन की मात्रा सबसे कम थी और स्थितियां सबसे खराब थी। वो चाहते हैं कि वे ऊन पर भी पूरा ध्यान दें।
जैसे ही बैठक समाप्त होती है, फर्स्ट स्वॉर्ड मन ही मन सोचता है कि कैसे उनके मिशन को पूरा करने के लिए केवल 6 साल बचे हैं। ब्लडशेडो ग्रुप को 7 साल की अवधि और 500,000 यान के इनाम के साथ एक हत्या मिशन दिया गया था। एकमात्र शर्त यह थी कि ब्लडशेडो ग्रुप से संबंधित एक भी निशान पीछे न छोड़ा जाए। प्रशिक्षण के अगले दौर के लिए नकाबपोशों में से एक व्यक्ति समूह के अगले उद्देश्य की घोषणा करता है। उनका कहना है कि जो सबसे तेजी से घर के शीर्ष पर लगे झंडे तक पहुंचेगा उसे 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, और जो सबसे बाद में झंडे तक पहुंचेगा उसे सिखाया जाएगा कि सच्चा नरक क्या है। दौड़ जारी थी। प्रशिक्षुओं के लिए बेरहम दिन जारी रहे। उनके दिन बिना रुके प्रशिक्षण से भरे हुए थे। जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा, खासकर यदि वे बाहरी दुनिया को फिर से देखना चाहते थे। और निस्संदेह दौड़ का विजेता येओ था। असली लोगों ने दूर से चुनौती पर चर्चा की। वे जानते हैं कि येओ की बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट है और उसकी हिम्मत सर्वोच्च श्रेणी की है। पहली तलवार ऊन के बारे में पूछती है और दूसरी तलवार रिपोर्ट करती है कि ऊन औसत है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो उन्हें बाकियों से अलग करता हो। इससे फर्स्ट स्वॉर्ड को आश्चर्य होता है, लेकिन वह चाहता है कि वे वूल देखते रहें। बाद में येओ वूल के पास पहुंचता है। वो इस बात से उलझन में है कि वो अभी भी थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन तकनीक की समीक्षा क्यों कर रहा है। हालांकि प्रशिक्षक अब उन्हें तकनीक के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी वूल को इसकी समीक्षा करने का मन हुआ। यो को बात समझ में नहीं आती और वो बिस्तर पर चला जाता है। उन वास्तविक लोगों से सबक याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसे उन्हें 3 महीने में सीखने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे खुद को पहली प्रक्रिया से परिचित कर लेते हैं, तो उनका शरीर एक ऐसे शरीर के रूप में पुनर्जन्म लेगा जो ची को महसूस कर सकता है और आंतरिक ऊर्जा जमा कर सकता है। वूल को लगता है कि प्रशिक्षकों सहित अन्य लोग तकनीक की पूरी अवधारणा को नहीं समझते हैं। चूंकि गड़गड़ाहट को शारीरिक रूप से विभाजित करना मानवीय रूप से संभव नहीं है, इसलिए यह अवधारणा आपके विचारों की गति को संदर्भित कर सकती है। वूल सोचता है कि यदि वो इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए तकनीक सीख सकता है, तो उसे पहले से कुछ अलग हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसे कभी यह नहीं दिखाना चाहिए कि उसने कितना सीखा है। वह अत्यधिक असाधारण या अत्यधिक अभावग्रस्त होने के कारण खड़ा नहीं हो सकता। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है जब तक कि वूल को अपने गले में लगने वाले ब्लेड से बचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। वूल को विश्वास नहीं हो रहा है कि अन्य प्रशिक्षुओं में से एक ने वास्तव में उसे मारने की कोशिश की थी। वूल पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और येओ ने जवाब देते हुए कहा कि वो कुछ मजा करना चाहता है। वूल उसे अपनी चुनौती स्वीकार करने पर विचार कर रहा है क्योंकि प्रशिक्षकों को ऐसा लगता है जैसे वे कम परवाह नहीं कर सकते। वूल अपना ब्लेड खींचता है और योक उस पर झपटता है। वूल हर हमले से बचता है और योलेक इस लड़ाई में जो प्रयास कर रहा है उससे आश्चर्यचकित है। वो लड़ाई नहीं छोड़ेगा और वूल बहुत कुछ कर चुका है। उनने प्रतिकार करना शुरू कर दिया और प्रशिक्षक अब प्रभावित हुआ। लेकिन योल्क वूल का सर्वोत्तम प्रयास चाहता है और अब वूल के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वूल ने अपना चाकू गिरा दिया और योल्क की छाती पर जोरदार लात मारी। जैसे ही ये दोनों लड़ रहे हैं, पहली तलवार दूसरी तलवार से चर्चा कर रही है कि समूह में कितनी तेजी से सुधार हुआ है। दूसरी तलवार सोचती है कि उन्हें 7 के बजाय केवल 5 साल चाहिए। लेकिन पहली तलवार इस बात से निराश है कि उसकी दूसरी तलवार में उनके लक्ष्य को कितना कम आंका है। उनका लक्ष्य वो व्यक्ति है जिसके पास पूरे सिचुआन में सबसे अधिक प्रतिभा है। पहली तलवार कितनी से निराश है। चाहती है कि उनके प्रशिक्षुओं को और भी जोर से धकेला जाए। लड़ाई पर वापस लौटते हुए हम देखते हैं कि वूल अपने प्रतिद्वंदी के साथ पूरी तरह से हाथापाई कर रहा है। वूल ने उसकी बांह काट दी और लड़का रोने लगा। असली लोग ये देखने के लिए इंतजार करते हैं कि आगे क्या होता है, और वूल कुछ नहीं करता है। अब नकाबपोशों में से एक व्यक्ति वूल के पास आता है और पूछता है कि क्या उसने ऐसा किया है। वूल हाँ में उत्तर देता है और तुरंत उसकी गर्दन पर तलवार खींच ली जाती है। वूल ने तलवार को आते हुए भी नहीं देखा और हैरान रह गया कि कोई इंसान इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। वूल घबरा रहा है क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। लेकिन नकाबपोश व्यक्ति अपनी तलवार वापस खींच लेता है और वूल से कहता है, एक हत्यारे को किसी भी परिस्थिति में कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह हाथ तोड़कर निशान छोड़ना अपने प्रतिद्वंद्वी को आपकी पहचान बताने से ज्यादा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि वूल भविष्य के लिए इसे ध्यान में रखे। जैसे ही नकाबपोश आदमी चला जाता है, वूल राहत की बड़ी सांस लेता है।
6 साल बाद नकाबपोशों में से एक व्यक्ति गांव में घूम रहा है। वो प्रशिक्षुओं की तलाश कर रहा है क्योंकि उनका उद्देश्य उससे छिपना है। वो एक को देखता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर यह सच होता तो वो मर जाता। वो और अधिक की खोज के लिए आगे बढ़ता है। प्रशिक्षक जानता है कि चाहे उन्होंने कितना भी सीख लिया हो, एक अनुभवहीन हत्यारे की कछुआ सांस लेने की तकनीक ध्यान देने योग्य है। वो आसानी से दूसरे को पहचान लेता है और यह एक और असफल परीक्षण है। वो चलना जारी रखता है क्योंकि उसका लक्ष्य इस क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति को ढूंढना है। नकाबपोश आदमी इलाके को छानता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि किसी ने गलती की होगी और कहा होगा कि इस परीक्षण में एक अतिरिक्त व्यक्ति था। वो किसी को बाहर आने के लिए कहता है यदि कोई रह गया हो। और उसे आश्चर्य हुआ, ठीक उसके बगल में वूल है। वूल ने इस परीक्षा को स्पष्ट रूप से पास कर लिया है और ब्रेक मांगा है। वूल को ब्रेक दे दिया गया है, लेकिन प्रशिक्षक अभी भी अविश्वास में है। वूल घर लौटता है और ये और अन्य को पाता है। योलिक उसे देखकर उत्साहित होता है और पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। वूल योलिक के अलग अलग चेहरों से नाराज है और उससे कहता है कि वो एक दिन भूल जाएगा कि उसका असली चेहरा कैसा दिखता है। योलिक का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये ने टोकते हुए कहा कि भोजन की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। उनका मानना है कि उन्हें जल्द ही उनका मिशन दे दिया जाएगा। कहानी जारी है और हम पहली तलवार को थका हुआ और नकाब रहित देखते हैं। वो गुफा में पिछले 6 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में सोचता है। उन्होंने 300 में से 30 लोगों को हत्यारों के रूप में खड़ा किया है और वे शायद किसी भी समय उनकी जान ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें कितनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया गया है। उसे लगता है कि उसकी मौत करीब आ रही है और वो भावुक हो जाता है। फिर दरवाजे से होकर दूसरी और तीसरी तलवार आती है। वे फर्स्ट सोर्ड से पूछते हैं कि उसने अपना मुखौटा क्यों उतार रखा है। उनका कहना है कि 6 वर्षों के बाद ये बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक हो गया है और उन्हें अपने मुखौटे हटाने की भी अनुमति देता है। वे मेज पर इकट्ठा होते हैं और इस बात पर खुशी मनाते हैं कि गुफा में उनका समय कैसे समाप्त हो रहा है। इसके बाद फर्स्ट स्वॉर्ड प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन पर अपडेट मांगता है। द सेकंड स्वॉर्ड की रिपोर्ट है कि उन्होंने अपेक्षाओं से बढ़कर काम किया है। कुछ तो प्रशिक्षकों से भी अधिक शक्तिशाली है। उनका कहना है कि एक बार इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंकना बहुत बड़ी बर्बादी है। लेकिन फर्स्ट स्वॉर्ड का कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, यह मिशन की शर्तों में से एक थी। वो अंतिम चरण शुरू करना चाहता है और 3 पत्रिकाएं मेज पर रखता है। वे प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करते हैं और घोषणा करते हैं कि उनमें से 3 को यह मार्शल आर्ट तकनीक सीखनी होगी और अन्य 27 को उन 3 की हत्या करनी होगी जिन्होंने ये तकनीक सीखी है। इससे समूह में अनिश्चितता फैलती है। नकाबपोश लोगों ने घोषणा की कि यह उनका अंतिम प्रशिक्षण है। एक बार यह प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद जब तक वे ये स्थान नहीं छोड़ देते तब तक वे कोई दबाव नहीं डालेंगे। समूह सवाल करता है कि क्या ये वास्तव में सच है और वोल अपने अगले कदम के बारे में गहराई से सोचता है। जो लोग उस मार्शल आर्ट को सीखते हैं उनकी पीठ पर एक लक्ष्य होता है और वो तकनीक संभवतः जो उन्होंने पहले ही सीखी है उससे कहीं अधिक उन्नत होती है। वो लाची हो जाता है और स्वेच्छा से काम करने वाला पहला व्यक्ति होता है। येओ हैरान है और वोल से पूछता है कि क्या वो वास्तव में बलि का बकरा बनना चाहता है। वोल जवाब देता है और कहता है कि समय ही बताएगा कि वो बलि का बकरा है या भेड़िया। येओ ने वोल को सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि वो अब हर किसी का है। लक्ष्य। समय बीतता है और हम मार्शल आर्ट सीखने वाले 3 में से दूसरे को खत्म होते देखते हैं। वो द्वारा तकनीक सीखने के लिए चुने जाने के बाद किसी और ने स्वेच्छा से काम नहीं किया और समूह को लॉटरी निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। सॉन को बुरा लगता है कि उसे क्या करना था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो उन तीनों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा था जिसे तकनीक सीखनी थी। सॉन दूसरों के पास लौटता है और मिन वू के बारे में पूछता है। काफी समय हो गया है जब से उन्होंने उसे देखा है और आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या वो बाहर भाग गया है। येओ को इस पर संदेह है और कहती है कि आखिरी बार उसने वू को तब देखा था जब वे कुछ दिन पहले एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। येओ प्रशिक्षकों को बाहर निकालने का सुझाव देता है क्योंकि वू को खत्म करने की तुलना में यह आसान हो सकता है। सॉन सहमत है लेकिन मानता है कि असली लोगों ने उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया होगा। येओ का कहना है कि वे प्रतिबंधों के बारे में बाद में चिंता कर सकते हैं और पहले वू को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वे गुफा से बाहर निकले और पूरे समय उन्हें देखते रहे। वू
उसे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसके बजाय प्रशिक्षकों के पास जाने के बारे में सोचा। वो को एहसास हुआ कि प्रशिक्षक दूसरों का पीछा कर रहे होंगे और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने उस बातचीत की निगरानी न की हो। वो सोचता है कि अब उसके पास वास्तविक उद्देश्य को खोजने का मौका है। वो असली लोगों के आधार तक अपना रास्ता बनाता है। बेस पर भारी सुरक्षा है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वो पार नहीं कर सकता। वो जानता है कि यदि वो कछुए की सांस लेने की तकनीक को थंडर स्प्लिटिंग तकनीक के साथ जोड़ देता है, तो वो अपनी उपस्थिति को मिटाते हुए आगे बढ़ सकता है। वो बिना किसी समस्या के गार्ड के ठीक पीछे चला जाता है। वो आधार के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंच जाता है और मान लेता है कि उसे इस कमरे में जो चाहिए वह है। वो दरवाजा खोलता है और सीधे अंदर चला जाता है। वो किसी भी रहस्य का पता लगाने के लिए सुराग ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे एक सुनहरी ट्यूब मिलती है। वो स्क्रॉल खोलता है और उनके मिशन की शर्तें ढूंढता है। उन्हें 500,000 यान के इनाम के लिए 7 साल के भीतर वो गुनसांग की हत्या करनी है। वो हैरान है और सोचता है कि 7 साल तक हत्यारों को पालने के लिए वो गुनसांग कितना महान हो सकता है। वो जानना चाहता है कि 270 लोगों की जान लेना इस आदमी की एक जान की कितनी कीमत है। तभी वोल किसी के आने की आवाज सुनता है और जानता है कि उसे जल्दी से जाना होगा। पहली तलवार तेजी से हॉल के नीचे आ रही है। जैसे ही पहली तलवार अंदर आती है, वो बता सकता है कि कमरे में कोई है। वोल ने सफाई करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये गंदा था। दूसरी और तीसरी तलवारें बेस में प्रवेश करती हैं और पहली तलवार से टकराती हैं। पहली तलवार कहती है कि किसी ने उनके अड्डे में घुसपैठ की है और भागने से पहले उन्हें ढूंढना होगा। वे ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन कर सकता था, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वोल जितना प्रतिभाशाली कोई नहीं है। लेकिन वे अनभिज्ञ हैं और यह भी नहीं जानते कि वोल उनके ठीक ऊपर छिपा है। वे आश्चर्यचकित हैं कि वोल के पास उनके आधार में घुसपैठ करने की हिम्मत होगी जब बाकी सभी लोग उसके पीछे होंगे। वे वोल को दंडित करने पर चर्चा करते हैं, लेकिन संभावित विद्रोह से डरते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड का कहना है कि उसके पास हेल बांसुरी का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तलवार हैरान है और कहती है कि इसे अंतिम उपाय प्रतिबंध माना जाता है। पहली तलवार पूछती है कि क्या वे योजना पर सहमत है और दूसरी और तीसरी तलवार सहमत है। कुछ ही समय बाद पहली तलवार चट्टान के किनारे पर खड़ी हो जाती है। प्रशिक्षुओं को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वे अभी भी ऊन की खोज कर रहे हैं। कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता, यहां तक कि उनके सबसे अच्छे ट्रैकर भी नहीं। अचानक उन्हें एक यंत्र की आवाज सुनाई देती है। ये ध्वनि उनके शरीर में तीव्र दर्द पहुंचाती है। वे सभी जमीन पर गिर जाते हैं और दर्द से चिल्लाते हैं। जैसे ही वे जमीन पर लेटकर रोने लगे, ऊन आ गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि दूसरों को लगता है कि उनके शरीर में आग लग गई है। वूल ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अब प्रतिबंध सक्रिय कर दिया है। वूल चारों ओर देखता है और बाकी सभी को दर्द में देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि वो अकेला ही दर्द से मुक्त क्यों है। वूल कारण का पता लगाना चाहता है और मिन पर आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय लेता है। यह एक बेहद खतरनाक कृत्य है, लेकिन यह उतना टकराएगा नहीं, क्योंकि मिन ने थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन तकनीक भी सीख ली है। वूल मिन पर अपना विश्लेषण करता है और उसे उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई समस्या नहीं दिखती है। वो उनके बीच किसी भी अंतर की खोज करना जारी रखता है। वे एक ही भोजन, एक ही वातावरण और एक ही मार्शल आर्ट साझा करते हैं। फिर यह उस पर प्रहार करता है। जहर। प्रतिबंध का जहर से कुछ लेना देना है, और अब ये समझ में आता है कि वूल को दर्द क्यों नहीं होता। कई बार सांप द्वारा काटे जाने के बाद उसमें जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। वूल को अब भी आश्चर्य होता है कि वे एक साथ 27 शरीरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वो सोचता है कि उन्होंने अपने भोजन में शापित जहर मिलाया होगा और ध्वनि के माध्यम से जहर को उत्तेजित कर रहे हैं। वो उनकी पुकार सुनता है और तुरंत सोचने की कोशिश करता है। वूल ने न भागने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन्हें उसके प्रतिरोध के बारे में पता चले। वो अब भी नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि वो अलग है, इसलिए वो जमीन पर लेट जाता है और दर्द होने का नाटक करता है।
वे ऊन को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं और पहली तलवार मांगते हैं। पहली तलवार अपना ब्लेड खींचती है और ऊन पर वार करती है। पहली तलवार जानना चाहती है कि वूल अपने कमरे में क्या कर रहा था। उनका यही कहना है कि वूल ने अपनी असली प्रतिभा को छिपाकर बहुत अच्छा काम किया है। पहली तलवार उसकी ब्लेड निकालती है और कहती है कि उसके जैसे उपद्रवी को इसी वक्त मार दिया जाना बेहतर है। लेकिन दूसरी तलवार उससे ऐसा न करने का आग्रह करती है। उनका कहना है कि उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वूल की जरूरत है। पहली तलवार गुस्से से जवाब देती है और कहती है कि बाकी प्रशिक्षु काफी है। हालांकि वे दोनों जानते हैं कि यह सच नहीं है। दूसरी तलवार कहती है कि वे बांसुरी का उपयोग करके ऊन को नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि वो शापित जहर के खिलाफ स्पष्ट रूप से शक्तिहीन है। पहली तलवार को वो विचार पसंद आया और उसने नकाबपोशों से कहा कि वे सभी को मारक औषधि प्रदान करें। मारक औषधि के बाद सभी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ। पहली तलवार यह घोषणा करती है कि वे जिस दर्द से गुजरे थे वो सब वूल के कारण था और ऐसा कभी नहीं होता अगर वो उनके बेस में घुसपैठ नहीं करता। वो उन्हें चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई फिर कभी लाइन से बाहर जाता है तो उस दर्द को याद रखें जो उन्होंने आज अनुभव किया है। बाद में हम वूल को घटित घटनाओं पर चिंतन करते हुए देखते हैं। वो उन असली लोगों को याद करता है जो मानते थे कि वो जहर के खिलाफ शक्तिहीन था। वो संतुष्ट है कि सांप के जहर ने शाप के जहर को वश में कर लिया और उसे बचने की अनुमति दी। लेकिन एक बार फिर वूल को हॉल में कदमों की आहट सुनाई देती है। मिन और अन्य लोग वूल की तलाश कर रहे हैं। यायो को विश्वास नहीं हो रहा है कि वूल इस प्रशिक्षण जैसी घृणित जगह पर अपना समय बिताता है। यायो को लगता है कि वूल के पास खुद को एकांत में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, खासकर तब जब असली लोगों ने सारा दोष उस पर डाल दिया हो। योलेक अधीर हो जाता है और वूल के लिए चिल्लाता है। वूल कहीं से प्रकट होता है और पूछता है कि वे उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। ऊन ने उन सभी को डरा दिया है और वो फिर से पूछता है। यायो का कहना है कि वे सिर्फ बात करना चाहते थे। वो प्रतिबंध के बारे में जानना चाहती है। यायो जानता है कि वूल प्रतिबंध के बारे में जानता है और कहता है कि जब बाकी सभी लोग ढह गए तो वह वहां नहीं था। लेकिन जब सभी को होश आया तो वो उनके ठीक बगल में था। इसका मतलब है कि ऊन प्रतिबंध सक्रिय होने के बाद दिखाई दिया। यायो ये बताने में सक्षम था कि प्रतिबंध का वूल पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर मिन को याद आता है कि जब वो दर्द में थी तो वो इसे सहन करने में सक्षम थी क्योंकि किसी ने उसमें आंतरिक ऊर्जा का संचार किया था। वो सोचती है कि क्या वो कोई वूल था। यायो ने वूल पर फिर से दबाव डाला और पूछा कि क्या वो जानता है। वूल अंततः स्वीकार करता है कि वो ऐसा करता है। वो उनसे कहता है कि वो जानता है कि उन्होंने उन पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है। यायो की मांग है कि वो उन्हें बताए कि यह क्या है। लेकिन वूल ऐसा नहीं चाहता और पूछता है कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। उन्हें उनकी मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर क्यों जाना चाहिए? उससे उसे क्या लाभ है? योयो क्रोधित हो जाता है और कहता है कि कोई अपने साथियों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करता है। साथियों, ऊन पूछता है। वो कहते हैं, कॉमरेड एक दूसरे का पीछा नहीं करेंगे और इतनी नफरत से एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। योयो वूल के दृष्टिकोण को देखता है और कसम खाता है कि अब से वे कॉमरेड हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे हमेशा अपना दोस्त ही मानेगा। मिन इसे ठीक से समझता है और वूल कहता है कि उसे अपना विश्वास अर्जित करने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। योलेक ने रेशम से मुखौटे बनाने के वूल के प्रयास की सराहना की और कहा कि वूल को उसके जैसा दोस्त होने से ही फायदा होगा। यदि वे फिर से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो वह उन्हें सार्वजनिक पुष्प प्रदर्शन मंडली में आमंत्रित करते हैं। इस तरह योलेक कम से कम उसकी थोड़ी मदद कर सकेगा। योयो बीच में आती है और कहती है कि अगर वूल मदद करेगा तो वह भी उसे अपना दोस्त मानेगी। वो ये भी कहती है कि उसके समूह में हर कोई उसके प्रति कभी शत्रुता नहीं दिखाएगा। मिन खुद को उपेक्षित महसूस करते हुए कहती है कि वो वूल को कभी धोखा नहीं देगी। इन सब झूठों से तंग आकर वूल ने उगल दिया कि यह प्रतिबंध अभिशाप का जहर है। वे स्पष्टीकरण मांगते हैं। वूल का कहना है कि उन सभी को श्राप विष से जहर दिया गया था।
यह एक प्रकार का जहरीला जीव है। यह आमतौर पर उनके शरीर में निष्क्रिय रहता है, लेकिन यह नरक बांसुरी की ध्वनि तरंगों के जवाब में जहर छोड़ता है। जहर उनकी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहता है और उनके आंतरिक अंगों पर हमला करता है। ये फिर पूछता है कि वूल जहर को कैसे झेल सकता है। वूल का कहना है कि वो आमतौर पर जहर के प्रति प्रतिरोधी है, इसलिए इसका उस पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि उन्होंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया है जो उन्हें जानना चाहिए था और वे ये पता लगा सकते हैं कि अभिशाप के जहर को कैसे दूर किया जाए। वूल उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे अनगिनत परिवर्तन पैदा हो सकते हैं। ये ने जानकारी के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसके पास आ सकता है। वूल का कहना है कि वो एक दिन उसे अपने पास ले जा सकता है, और वे मुकर जाते हैं। लेकिन मिन वूल को पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसका असली नाम ली सोल मिन है। वूल को यह समझ में नहीं आता कि उसे ये जानने की आवश्यकता क्यों है, लेकिन वह कहती है कि वो चाहती है कि वो इसे याद रखे। बाद में फर्स्ट स्वॉर्ड ने घोषणा की कि वे आज गुफा छोड़ देंगे। प्रशिक्षु ये सुनकर खुश हुए, लेकिन वे अभी भी निश्चित नहीं है कि यह सच है या नहीं। फर्स्ट स्वॉर्ड ये को बुलाती है और उसे बताती है कि वो दूसरों को बाहर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। वो अपने मिशन को समझती है और टोकरी छत से नीचे उतरती है। जैसे ही असली लोग चले जाते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है कि उनके कितने प्रशिक्षु जीवित रहेंगे। वे उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जिंगू में उच्चतम स्तर की प्रतिभा वाला एक मार्शल कलाकार है। हालांकि फर्स्ट स्वॉर्ड को राहत मिली है, क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया है और वह सेवानिवृत्त हो सकता है। असली लोग इसे बाहर कर देते हैं और प्रशिक्षु खुश होते हैं। यही वो दिन है जिसका उन्होंने लंबे समय से इंतजार किया था। ये कार्यभार संभालता है और उनके निकास का निर्माण शुरू करता है। वूल को राहत मिली है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। ये वूल के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उनके मिशन के लिए तैयार है। वो कहता है कि वो है और शापित जहर के बारे में पूछता है। ये का कहना है कि उन्हें विषहरण दिया गया था क्योंकि मिन स्पष्ट रूप से जहर के बारे में बहुत कुछ जानता था। अधिकांश अन्य अंततः चले गए हैं और ये का कहना है कि अब जाने की बारी उनकी है। टोकरी आखिरी बार गिरती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही टोकरी ऊपर उठती है, वूल नीचे उस स्थान को देखता है जहां उसने पिछले 7 साल बिताए थे। वे इतने गहरे भूमिगत थे कि यह वास्तव में नरक रहा होगा। वे बाहर निकलने के करीब पहुंचते हैं और वूल अपनी बाह की आस्तीन को फाड़ने के बारे में सोचता है। उन्हें अपनी आंखों को ढकने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने वर्षों से दिन का उजाला नहीं देखा है। दूसरों को एहसास होता है कि उन्हें अंधा किया जा सकता है और वे भी वैसा ही करेंगे। जैसे जैसे टोकरी ऊपर चढ़ती जाती है, रोशनी तेज होती जाती है, लेकिन आखिरकार वे बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले कि वे बाहर देख पाते, एक आदमी टोकरी के पास आता है। वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमने कुछ उपयोगी चीजें बनाई हैं। वोल की आंखें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, और आदमी कहता है कि अनुरोधकर्ता संतुष्ट हो जाएगा। वो उसे देख नहीं सकता, लेकिन वोल को लगता है कि उसकी आवाज भावनाओं से रहित लगती है। उसके बातचीत करने के तरीके से वो मान लेता है कि यह आदमी कार्यकारी पद पर है। वोल सोचता है, उसे रक्षाया समूह का कप्तान होना चाहिए। वोल सही है, वो ब्लड शेडो ग्रुप कैप्टन गू जुयांग है। गू ने उन्हें क्लियर विंड मैनर में ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही उन्हें गाड़ी में ले जाया जा रहा था, वोल ने पीछे मुड़कर गू की ओर देखा। उसने आवाज याद कर ली। वे जागीर में पहुंचते हैं और गू प्रशिक्षुओं से कहता है कि यही वो जगह है जहां उन्हें बाहरी दुनिया का आदी बनाया जाएगा। वो उन्हें चेतावनी देता है कि वे अपनी सावधानी न बरतें, अन्यथा वो स्वयं परिणामों का ध्यान रखेगा। वोल को गो और योलिक के साथ एक छात्रावास में रखा गया था। वोल अपने नए रूममेट्स को बताता है कि वो कुएं पर नहाने जा रहा है। वोल नहाया और तरोताजा महसूस कर रहा है। वो घास में लेटता है और सुंदर प्रकृति का आनंद लेता है। वो बाहर घास में रात बिताता है और सुबह उठकर एक खूबसूरत दिन देखता है। अन्य लोग उस फूल की प्रशंसा करते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वे एक बार फिर इतनी खूबसूरत चीज देखने के लिए जीवित है। लेकिन जैसे ही वे खुश हो रहे थे, कप्तान आ गया। गोह प्रशिक्षुओं के सामने कुछ हथियार जमीन पर गिरा देता है। उनका कहना है कि अब उन्हें हथियार बांटे जाएंगे और उन्हें सुरक्षित रखना होगा। वे जल्द ही उनका उपयोग करेंगे, वे कहते हैं। बाद में महल में हम गोह और फर्स्ट स्वॉर्ड को एक बैठक करते हुए देखते हैं। गोह अपने चाचा फर्स्ट स्वॉर्ड को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दे रहा है।
फर्स्ट स्वॉर्ड का कहना है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। गोह का कहना है कि फर्स्ट स्वॉर्ड की कड़ी मेहनत की बदौलत ब्लड शैडो समूह समृद्ध है और पूछता है कि वो उसका बदला कैसे चुका सकता है। लेकिन पहली तलवार कहती है कि चुकाने के लिए कोई उपकार नहीं है। यदि पिछला सिर ना होता तो वो पहले ही मर चुका होता। गोह फिर अपने चाचा को सेवानिवृत्त होने का विकल्प देता है और विकल्प दूसरी और तीसरी तलवार के लिए भी उपलब्ध है। ये वे शब्द हैं जिन्हें सुनने के लिए फर्स्ट स्वॉर्ड ने 7 साल तक इंतजार किया है। फिर वो अपने भतीजे से स्वीकार करता है कि प्रशिक्षु वास्तव में बेकार है। वे इतने प्रतिभाशाली हैं कि एक बार उपयोग के बाद उन्हें फेंकना संभव नहीं है। गोह का भी यही मानना है, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। प्रशिक्षु के साथ उनका रिश्ता यहीं खत्म होना है। फर्स्ट स्वॉर्ड गोह से पूछता है कि क्या वो जानता है कि उद्देश्य का अनुरोध किसने किया था। गोह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन 500,000 का भुगतान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से सवाल करने का कोई कारण नहीं है। एक अनुरोध के लिए यांग। गोह फिर ब्लड शैडो समूह को दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा समूह बनने की कल्पना करता है। इस उद्देश्य को पूरा करना उन्हें 100 करोड़ संघ से आगे खड़ा कर देगा। बैठक के बाद हम देखते हैं कि वोल योल्क और कुछ अन्य हत्यारों के साथ अपने मिशन की तैयारी कर रहा है। योक वोल से पूछता है कि क्या वो घबराया हुआ है और वोल कहता है कि वो थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन उन्होंने अब एक साथ इतना समय बिताया है कि योलेक कब बता सकता है कि वोल कब झूठ बोल रहा है। वोल ने योलेक पर आरोप लगाया कि वो जितना बोलता है उससे वो घबरा जाता है। हमेशा की तरह योलेक रक्षात्मक हो जाता है। योलेक का कहना है कि वो अपने पिछले 7 वर्षों के कष्टों के लिए किसी से बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। हत्यारों के समूह को अब अपना मिशन शुरू करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें बताया गया है कि वे अब चोरी छिपे कहीं चले जाएंगे। वोल इसी का इंतजार कर रहा था। वे रात में बाहर निकलते हैं और चौथी तलवार का पीछा करते हैं। नव प्रशिक्षित समूह फोर्थ स्वॉर्ड के साथ तालमेल बिठा रहा है और वो उससे प्रभावित है। उन्हें स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। उनका ये भी मानना है कि निपटारे के बाद उनकी प्रतिभा कितनी बेकार हो जाएगी। वे अपने लक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और चौथी तलवार उन्हें अभी यहीं छिपने का निर्देश देती है। सभी हत्यारे छिप जाते हैं और चौथी तलवार उन्हें बताती है कि उनका उद्देश्य उस पहाड़ के भीतर रहता है। वो मिशन का वर्णन करना शुरू करता है और कहता है कि एक बार जब वे पहाड़ पर चढ़ेंगे तो उन्हें एक जागीर दिखाई देगी जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी वे भूमिगत में रह रहे थे। इमारतों के बीच ब्राइट मून पैलेस के अंदर का आदमी उनका लक्ष्य है। हत्यारे शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि उन्हें वो इमारत याद है। वोल समूह में एकमात्र है जो जानता है कि उनका लक्ष्य वो गुनसांग है। अब हमें दूर से घूरती हुई एक महिला के पास लाया गया है। उसका नाम यांग है। वो कुछ फूलों की प्रशंसा कर रही है और एक उसके सामने खड़ा है। वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है और फूल तुरंत वाष्पित हो जाता है। जैसे ही यांग जो कुछ हुआ उसे संसाधित करती है, वो सुनती है कि कोई उसे बुला रहा है। ये सोल रैन है। रैन एमिसिक नेता है और वो जानना चाहती है कि यांग अकेले बाहर क्या कर रही थी। यांग ने जवाब दिया कि वो बस अच्छी हवा पकड़ने की कोशिश कर रही थी। रैन यांग से पूछता है कि क्या वो अब भी उससे नाराज है। यांग का कहना है कि जरूरी नहीं है, लेकिन इस अनुरोध से उनका जीवन खतरे में पड़ गया है और उन्हें अच्छा लगता कि उन्हें इससे छूट मिल जाती। रैन असंतुष्ट है और यांग के रवैये की सराहना नहीं करता है। रैन यांग से कहती है कि वो भूल गई होगी कि जब वो सड़कों पर सिर्फ एक भिखारी थी तो उसे कौन लाया था। वो कहती है कि बेहतर होगा कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद वह माफ नहीं होना चाहेगी। यांग माफी मांगती है और नहीं चाहती कि रैन परेशान हो क्योंकि यह उसके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। रैन का कहना है कि अगर उन्हें आज कोई जवाब नहीं मिला तो वे अपनी प्रारंभिक योजना को अंजाम देंगे। यांग सहमत है क्योंकि वो अपने मालिक का अनुसरण करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जैसे ही बातचीत समाप्त होती है, एक संदेशवाहक समाचार लेकर दौड़ता हुआ आता है। दूत रैन को बताता है कि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ये संप्रदाय के लिए बहुत अच्छी खबर है और रैन ने यांग को बताया कि उनके संप्रदाय का भाग्य अब उसके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यांग ने रैन को आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। रैन मन ही मन सोचती है कि वह कितनी निराश है कि उसे अपने उत्तराधिकारी के अंदर एक राजनीतिक उपकरण के रूप में यांग जैसी प्रतिभा को बर्बाद करना पड़ रहा है। दूत रैन से पूछता है कि उन्हें दूसरे मामले के संबंध में क्या करना चाहिए। रैन पूछती है कि क्या वो 500,000 यांग के उद्देश्य की बात कर रही है। केवल समय ही बताएगा कि रैन के पास ब्लड शैडो समूह के लिए क्या है। अब हम देखते हैं कि वोल जाग रहा है और सोच रहा है कि क्या अभी भी सुबह हुई है। वो जानते हैं कि मिशन रात में पूरा किया जाएगा, इसलिए उनके पास अभी भी कुछ समय बचा है। वो आराम करने के लिए वापस लेट जाता है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता। अचानक एक भाला नीचे गिरता है और अन्य हत्यारों में से एक पर हमला करता है। वोल सदमे में है क्योंकि उस पर और अन्य हत्यारों पर हमला हो रहा है। भाग 3 दिखने के लिए धन्यवाद। आते हैं।